चलिए देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज दिन भर काफ़ी शोर होता रहा इसमें। तो क्या चीज़ है मेन इसमें? क्या प्रॉब्लम आई है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है और इसमें क्या करना चाहिए? सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चलो डिस्कस करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जैसे कि आप सभी को जानकारी तो हो गई होगी कि 590 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड आया है सामने और ये कहा जा रहा है कि ये एक सिर्फ़ एक ब्रांच तक ही सीमित है। चंडीगढ़ की एक ब्रांच है और वहीं तक केवल सीमित है। इसमें और कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है कहीं से कहीं तक। बैंक कहती है कि भाई पैसा हमारे पास में पर्याप्त है और हम इस डेंट को बड़े आसानी से सहन कर सकते हैं और रिकवरी का प्रोसेस इन्होंने कहते हैं कि स्टार्ट कर दिया है और इस रिकवरी के प्रोसेस में जो कुछ भी होगा ये अपना देख लेंगे। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं लगने वाला है बैंक को। बैंक ने ये सारी चीजें सेल्फ से इन्फॉर्म करी हैं रेगुलेटर्स को और ऑडिटर्स को भी बुलाया है कि और आकर के देख लो, अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम इसमें से देखने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या हुआ है भाई? फ्रॉड कैसे हो गया? कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अकाउंट से कुछ एम्प्लॉय ने मिल करके और फ्रॉड किया है। कहीं कुछ पैसा लेन देन था जो कि करना था और वही इन लोगों ने आगे पीछे घुमाया है। दिन भर बैंक में क्या काम होता रहा, इसमें आज मार्केट में क्या काम हुआ उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसकी कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी। अगर प्रीवियस डे की हम इसकी क्लोजिंग देखते हैं तो ये लगभग 83 के आसपास कल क्लोज हुआ था। 83 पे क्लोज होने के बाद में आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन ही ये काफी नीचे हुआ, लगभग 10% नीचे सर्किट पे ही ओपन हुआ, 75 के आसपास आकर के ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में क्या क्या काम हुआ इसमें देखने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम देख लें इसको 1 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ था। जैसे ही सुबह जब ये 10% सर्किट पे नीचे ओपन हुआ तब क्या हुआ। और अगर हम सुबह का चार्ट इसमें देखते हैं तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है कि सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ, 10% का सर्किट रहा, देन 10-15 मिनट वो सर्किट रहने के बाद में फिर ओपन हुआ तो और नीचे 5% का सर्किट और उसके बाद फिर और नीचे एक 5% का सर्किट। लगभग ये आज की डेट में यहाँ पे ये 10% का सर्किट था, उसके बाद में फिर ये 15% का हुआ और फिर यहाँ पे आकर के लास्ट 20% का सर्किट लगाया। ये सारा काम जो था 9:45 तक हो चुका था। 9:45 ये टाइम दिख रहा होगा, 9:45 तक सारा काम ही हो चुका था। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में मार्केट में यहाँ पे बड़ी तेजी आई। अब अभी तेजी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसके बाद में देखें तो ये बॉटम बन गया था। 9:30 बजे जो था ये बैंक का इसका बॉटम बन गया था। इसके बाद में फिर नीचे नहीं गया। इसके बाद में 20% के बाद में इसने नीचे नहीं गया, फिर ऊपर की तरफ में अपनी जर्नी इसने स्टार्ट कर दी और ऊपर ही ऊपर फिर ये चलता रहा। तो इसमें सबसे पहले देखने वाली क्या बात है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है इस बैंक में और कुछ बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है जो बाइंग कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बाइंग करके उठा करके ले गए। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ, यहाँ से जो है एक तेजी आ सकती है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद नहीं तो उसके कुछ समय बाद। तो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस होगा लोगों का, हमको वो भी समझ करके चलना है। डेली के जो हमारे इंट्राडे का चार्ट होता है, हम इंट्राडे का अगर चार्ट देखते हैं तो उसमें देख सकते हैं यहाँ वही कंडीशन है। एक बार जो बॉटम बन गया उसके बाद में फिर नीचे नहीं आया और यहाँ से ये ऊपर ही जाता रहा। ऊपर के आकर के यहीं पे आकर के क्लोज दे दिया 15-16% के आसपास डाउन पे ही। तो ये तो टोटल इसका दिन भर का आज का काम हो गया। अच्छा, अगर हम इसमें इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मान लीजिए अगर हम इसमें डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे हमें क्या नजर आता है। एक बार डेली चार्ट लगा करके देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है। इस स्टॉक ने एक लो बनाया था। लो कहाँ बनाया था? ये इस जगह पे लो बनाया था। और अगर इस प्राइस को देखा जाए तो ये प्राइस बनता है आपका लगभग 52-53 रुपए के आसपास का, 54 रुपए के आसपास का।
इस लो को बनाने के बाद में यहाँ से इसने चलना चालू किया था और ये लगातार फिर चलता ही गया था। लगभग यहाँ पे 80-85 रुपए के आसपास का 89-90 समथिंग यहाँ पे इसने हाई बनाया था। अब आज क्या स्थिति बन रही है? अगर इस बॉटम पे कोई चूक गया था, जिसको लेफ्ट आउट सा फील हो रहा था या फोमो हो रहा था, आज हम अवेलेबल हैं यहीं पे। मतलब अगर इस रेट पे हम देखते हैं तो हम कहाँ पे अवेलेबल हैं? आज की तारीख है 22 तारीख 23 तारीख फरवरी की 2026 की, और ये तारीख जो है ये निकल कर के आती है 2025 की मई की। मतलब लगभग 8-9 महीने 10 महीने पीछे के रेट पे हमको आज अवेलेबल हो रहा है। तो डिसीजन आपका है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर 10 महीने पीछे के रेट पे कोई स्टॉक मिल रहा है और जहां से हमको फोमो फील हो रहा था, तो उसमें हमको क्या करना होगा। इतना तो आई थिंक आप लोग समझदार होंगे ही। चलिए और देख लेते हैं फंडामेंटल वाइज की इसमें क्या फंडामेंटल भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो एक दिन ऐसा कुछ हो जाए स्टॉक में तो फंडामेंटली कोई विशेष चेंजेस नहीं आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट कैप गिर जाएगा, प्राइस गिर गया, और उससे अलावा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे हम इस स्टॉक में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ का है, और इसके साथ में ही आज का जो भी प्राइस क्लोजिंग है वो 70 रुपीज़ का है। प्राइस स्टॉक का जो पीई है वो 38 का है, और बुक वैल्यू 54 की है। डिविडेंड यील्ड भी है 0.06, बहुत कम है लेकिन हाँ डिविडेंड देता है। और पिछले एक साल का जो लो और हाई है 52 का लो है और 87 का हाई है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4% का है, फेस वैल्यू 10 की है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो इसमें कुछ विशेष चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज एक मेन ये है कि डेट जो है ये इसका ज्यादा दिख रहा है, 3,29,082 करोड़ का। तो काफी ज्यादा होता है, डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, 7 का है। बट बैंकिंग और एनबीएफसी में अगर डेट ज्यादा है तो कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है। डेट लेते हैं, डेट देते हैं, कहीं से भी डेट ले आएंगे, कर्जा ले आएंगे और दूसरों को फिर वहीं पे बांटेंगे। तो ये इनका ज्यादा रहेगा। इसके बीच में जो इनका मार्जिन रहता है, कहीं से मान लीजिए 4% पे ले आए और यहाँ से 8-9% पे दे रहे हैं, तो 4-5% का जो मार्जिन है यही इनका प्रॉफिट होता है। तो इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। बैंकिंग का डेट हमेशा ज़्यादा रहता ही रहता है। आपको बैंकिंग कभी भी लो डेट पे नहीं मिलेगा। अगर कोई बैंक लो डेट पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में कस्टमर नहीं है, उसके पास बिज़नेस नहीं है, उसके पास काम नहीं है। और जिस बैंक के पास में अगर काम नहीं है तो उस बैंक के साथ काम करने का फिर कोई मतलब नहीं होता, उसके स्टॉक नहीं ले सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए ये होता है पॉजिटिव, बाकी अदर किसी और के लिए डेट पॉजिटिव नहीं होता है। अब अगर हम इसमें देखें कि क्या काम चल रहा है और इसमें इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, तो एक ही दिन में कुछ फंडामेंटल्स तो उतना बदल नहीं जाएगा। जो हमने अभी तक देखा वहां तक ठीक था। इसके अलावा चार्ट अगर हम इसका देखते हैं, पी का चार्ट, तो पिछले 5 साल का जो पी है वो यहाँ पे निकल करके आता है आपका 21 का, और करंट पी अभी जो चल रहा है वो 38 का चल रहा है। तो इस हिसाब से कोई ज्यादा आगे नहीं निकला है, अभी भी ठीक ठाक प्राइस पे है। आगे अगर देखते हैं हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम इसका देखते हैं तो हमको क्या चीज समझ में आती है। एक क्वार्टर का इनका जो प्रॉफिट होता है वो ये था 424 करोड़ का, 611 करोड़ का, 571 करोड़ का। और अभी जो फ्रॉड निकल करके आया है वो कितना है? वो फ्रॉड निकल के आया है 590 करोड़ का। तो 590 करोड़ का जो फ्रॉड है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। जैसा कि पहले हमने कहा कि इसमें कोई ये डेंट बड़ा नहीं लगने वाला है इनके ऊपर, और रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। बैंक के सीनियर एम्प्लॉयज ने बताया है कि इन्होंने जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ है उस अकाउंट को लीन कर दिया है, और भी जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को लीन कर दिया है, जिससे रिकवरी आसान हो सकती है। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। इस एक फ्रॉड को अगर ये बैलेंस शीट में शामिल करते हैं तो बैलेंस शीट में शामिल करने से ये एक क्वार्टर पीछे चले जाएंगे अपने प्रॉफिट के लेवल पे।
लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि इनके 1 क्वार्टर पीछे जाने से हमें ये लगभग 2-3 क्वार्टर पीछे के प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक, जो कि हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। एक चीज़ इसमें और थोड़ी-सी जो हमको दिखी है, वो समझने वाली है। इन्होंने अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इसके बारे में कोई जानकारी आज तक नहीं दी, कभी नहीं दी। ये हल्का-सा इसमें नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इनके लिए। बाकी इतनी कोई विशेष दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो कंपनी नेट में प्रॉफिटेबल ही है। और कब से प्रॉफिटेबल है? मार्च 2020 में इनका नेगेटिव में आया था प्रॉफिट और मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट नेगेटिव में आया था। उसके अलावा 2021 से ये कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हैं बने हुए। यहाँ पे 483 करोड़ का था, फिर यहाँ कम हुआ था 132, फिर उसके बाद से 2400 करोड़ का, 2900 करोड़ का और 1490 का भी 2025 के 2 क्वार्टर का भी बचा है इसमें बताना। और टीटीएम देखा जाए तो 1576 करोड़ का। अब ये थोड़ा-सा कम हो जाएगा इस बार। इसमें और 500 करोड़, लगभग 500-600 करोड़, 590 करोड़ ये माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट भी ठीक ही है, बैलेंस शीट में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो देखना था मेन चीज़ें वो हमने देख ली हैं। और लास्ट इसमें हम देख लेते हैं इन्वेस्टर्स कौन-कौन हैं। तो इन्वेस्टर में एक चीज़ हो रही है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ तक तो ठीक-ठाक थे प्रमोटर, मतलब कब तक? सितंबर 2024 तक। लेकिन उसके बाद से प्रमोटर्स ने अपनी सारी होल्डिंग जो है वो निकाल दी, ज़ीरो पे आ गए प्रमोटर्स। दिसंबर में भी ये ज़ीरो पे थे। तो प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है, सारे निकल चुके हैं, लेकिन प्रमोटर्स की फिर जगह कौन ले रहा है? एफआईआई जो है वो 19% थे, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाते-बढ़ाते अभी 36% तक कर ली है। डीआई 7% के आसपास थे, 7.718% के आसपास थे और इन्होंने भी अपनी पोजीशन बढ़ाते-बढ़ाते अब 22% तक कर ली है। गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो 3 साढ़े 3 4% के आसपास थे, इन्होंने बढ़ाते हुए 7% कर ली है। पब्लिक होल्डिंग जो है 29%, 27% बीच में फिर ये बढ़ी भी थी, 45, 46, 48% तक गई थी और फिर से आकर के 33% पर पब्लिक होल्डिंग हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रमोटर्स की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एचडीएफसी में जाकर के देखिएगा तो एचडीएफसी में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। तो ये कोई भी डरने घबराने वाली जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे अभी हमने इसका पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल जो भी था हमने देख लिया है। कोई विशेष प्रॉब्लम नज़र आती नहीं है। अगर कुछ नज़र आता है, तो वो नज़र आता है हमको अपॉर्च्युनिटी, चांस, मौका। यहाँ पे अभी हमको चांस नज़र आता है इस स्टॉक में। लेकिन एक चीज़ है, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का मतलब कि अगर आप का व्यू होता है कि हाँ, मैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ले लूँ या ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, मैं इस गैप के लिए ले लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ऊपर फिर से अपने प्राइस पे आएगा तो मैं बेच दूँगा, जल्दी से मैं प्रॉफिट बना लूँगा। तो इस टाइप की सोच वाले जिनका सोचना है कि 1-2 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए या 1-2 महीने के लिए, तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन किसी के लिए भी नहीं है, सब लोग अपने-अपने दिमाग से इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टर हैं और अगर आप पहले इसको लेना भूल गए हैं, जब इस लेवल पे था यहाँ से 8-10 महीने पहले, इस लेवल पे था, जब यहाँ से चलना चालू किया था और हमको लग रहा था कि ऊपर तक जाएगा और ऊपर तक गया भी, तो जो लोग यहाँ पे मिस कर दिए थे, उनके लिए बढ़िया चांस बन सकता है कि आज फिर से अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना ही था इसके लिए, बाकी अलग-अलग सोर्सेज़ से न्यूज़ आपको मिल रही होंगी, अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट एनालिसिस था आपका एचडीएफसी सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का।